अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आपके 10वीं जमात की जो मामूल किताब है गुलज़ार उर्दू में कई अफसाने हैं। इन अफसानों में आज मैं आपके सामने एक अफसाना पेश करने जा रहा हूँ। इस अफसाना का उन्वान है मन का तोता, और इसे रतन सिंह ने कलमबंद किया है। तो मैं अशरफ हुसैन आपके सामने रतन सिंह के कई अफसाना मैं पेश करने जा रहा हूँ। रतन सिंह, आप रतन सिंह साहब हैं। आपकी पैदाइश 1927 ईस्वी में सियालकोट में हुई और इसी साल 3 मई 2021 को आपका इंतकाल। मज़ीद जानकारी आगे हम लेते हैं। रतन सिंह, असल नाम रतन सिंह। आपकी पैदाइश 1927 ईस्वी में सियालकोट में हुई। तालीम सियालकोट हासिल करने के लिए आप सियालकोट से दिल्ली आ गए और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की। दिल्ली में भी किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी किया। आपका क़याम गौतम बुद्ध नगर, जिसे आज नोएडा भी कहा जाता है, दिल्ली से सटे हुए इलाका है जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे नोएडा कहते हैं। यही इनका क़याम है और 3 मई को 2021 में ही नोएडा में ही आपका इंतकाल हुआ। आपके आपने बेशुमार अफसाने भी लिखे, खुदनविश्त भी लिखे, बच्चों के लिए भी कहानी लिखी और पंजाबी अफसाने भी लिखे। अगर उर्दू में अफसाने की बात करें तो इनका एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन अफसानी मजमूआ मम्मी तुम एक दीवार हो 1953 ईस्वी में शाये हुआ। इसके बाद फिर पहली आवाज़ 1969 ईस्वी में शाये हुआ। फिर पिंजरे का आदमी, मानिक मोती, काठ का घोड़ा, पनागा, बिखरे हुए सपने, सियालकोट का लाडला, जिंदगी से दूर, हटबत्ती, पानी पर दिखाना, बीते हुए दिन वगैरह इनके अफसाने भी थे। एक खुदनविश्त भी लिखी दर बदरी, और बच्चों के लिए कहानी लिखी सुबह की परी और दास्तान गो आयाम, और पंजाबी अफसाने भी लिखे। और ये इनके एक मजल्ला का नाम है नुमाइंदा पंजाबी अफसाने। ये इनकी किताबें, इसमें इनके पंजाबी में अफसाने मौजूद हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे और 1955 ईस्वी से लिखना आपने शुरू किया। आपने सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत वारिस शाह का मोनोग्राफ भी मुरतब किया, जिसे उर्दू अकादमी दिल्ली ने बाद में शाया किया। अब मैं यहाँ यह अफसाना रतन सिंह का मन का तोता को मैं पेश करने जा रहा हूँ। रतन सिंह ने मन का तोता खूब तजसीम किया है। इस अफसाने में मुसन्निफ के मन के तोता इससे बगावत करके बाहर निकल आता है। मैं हैरान होकर भी इससे बाहर आने का सबब पूछता हूँ। वो कहता है कि अंदर मेरा दम घुट रहा था और वो मेरी किताबों पर जा बैठता है और किताब को जोश से खोने लगता है। मैं उसे मना करता हूँ और कहता हूँ कि किताब फट जाएगी। वो कहता है अच्छा है, फट जाएगी। इन किताबों को ही पढ़कर तो तुम अच्छा बुरा समझते हो। इन किताबों को पढ़कर ही तो तुम अच्छा बुरा समझते हो। गौर करने की बात है। फिर तोता वहाँ से उड़कर एक सिंगड़ी पर बैठता है। इसमें बहती नदी को देखकर तोता कहता है, इस नदी की तरह मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ।
अब मैं तुम्हारे अंदर नहीं रह सकता। तुमने मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी न होने दी, लेकिन मैंने कहा मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिमाग कहता है। ये मन का तोता वहाँ से उड़कर बाहर खुलने वाली खिड़की पर बैठ जाता है। मैं तोते की खूबसूरती को देखने लगता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद आता है। वो वहाँ से उड़ने लगता है तो मैं टोकता हूँ और कहता हूँ कहाँ जा रहे हो? मैं शाम तक लौट आऊँगा। ये कहकर मेरे मन का तोता उड़ जाता है। इस तरह मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। वह अनदेखी इन वादियों में भटकता रहा, कभी जंगलों में, कभी बर्फीले इलाकों में, कहीं तपते रेगिस्तानों में, कभी हरे भरे नखलिस्तानों में, कहीं पहाड़ी नदी के किनारे। तसव्वुर में ये कई किस्म के अनोखे चेहरे मेरे सामने ला खड़ा कर देता है। ये कौन है? मैं टोकता तो वो कहता ये तुम्हारे ज़हन की उपज तख़य्युल है। मैं उसे उसके ज़हन का फतूर बताता हूँ, वो नहीं मानता और कहता कि ज़िंदगी में तुम्हारा इन सबसे रिश्ता है, ये मेरे कुछ नहीं लगते। ये सब कायनात का हिस्सा है। अगर कायनात की राज जानना चाहते हो तो उन सबको देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि वो कायनात में कहाँ भटक रहा है। इसी दौरान मुझे नींद आ गई। मेरे हाथ में किसी चूहे या कीड़े ने काट लिया। खून निकलने लगा। मैंने उठ के पट्टी बांध ली। इसी वक्त मन का तोता धीरे धीरे आकर कमरे में पड़ी तिपाई पर बैठ गया। उसने आज की कहानी सुनाई। मैं यहाँ से उड़कर अपने भाई बंधु परिंदों तक पहुँच गया। वहाँ मुझे एक तोती मिली। मैं दिल बहलाने के लिए इसके पास जाना चाहता था। तब एक तोते की मुझ पर नजर पड़ी। वो तोता टें करने लगा और अपने साथियों के साथ मुझ पर हमला आवर हुआ और मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं वहाँ से एक दरिया के किनारे पहुँचा। उस दरिया के किनारे एक पेड़ के नीचे पहुँच गया। वहाँ एक खूबसूरत औरत बैठी पानी की लहरों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैं आदमी बनकर उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी बांदी ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि उसके पास जाने की इजाज़त नहीं है। देखते नहीं वो अपने महबूब की तस्वीर में खोई हुई है। मैंने कहा कौन है उसका महबूब? वो कहने लगी मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, एक बार सपने में ज़रूर नजर आया था। मैं बोला हो सकता है मैं ही उसका महबूब हूँ। मैं फिर आगे बढ़ा। 2 सांपों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं पीछे हटा तो सांप गायब हो गए। इसके बाद बांदी ने मुझे बताया कि इस औरत से मिलना है तो पहले उस बस्ती में जाओ और वहाँ बिक रहे हीरे मोती और जेवर खरीद लाओ। फिर तुम्हें मेरी मालकिन से थोड़ी देर मिलने का मौका मिल जाएगा। और सुनो, अगर दरिया के किनारे चलते हुए रेत पर बनने वाले तुम्हारे पाँव के निशान पानी की लहरों से मीठे नहीं तो मालकिन समझ जाएगी कि तुम ही उसके महबूब हो। मैंने पाँव के निशान का राज पूछा तो उसने बताया कि सपने में उसकी मालकिन के महबूब ने यही पहचान बताई थी। मैंने एक बार उस औरत की तरफ देखा और उसकी खूबसूरती में गुम हो गया। तभी बांदी ने कहा जल्दी आओ, पहले भी बहुत से लोग वहाँ जा चुके हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो कामयाब हो जाएं और तुम नाकाम रहो। मैंने किस्मत आजमानी का फैसला कर लिया और उस बस्ती में जा पहुँचा। बाजार में बड़ी रौनक थी, लेकिन जो शख्स हीरे मोती सोना बेच रहा था उसकी गर्दन पर आदमी के सर के बजाय सांप का फन लहरा रहा था। उसने शर्त रखी एक बार मुझे अपने बाजू में काट लेने दो,
ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैंने सांप से कटवा कर वो दौलत हासिल कर ली। जेवर वाला एक जोंक था, उसके खून चूसने की शर्त लगाई। मैंने उस जोंक से भी खून चुसवाया और जेवर हासिल कर लिए। बाद में मकान हासिल करने के लिए एक दूसरे दुकानदार के पास गया। उसने आसमान पर उड़ते परिंदों को सही गिन कर बताने की शर्त रखी और ये कहा कि ये नाकामी की सूरत में वो सारी चीज़ें छीन लेगा। चुनांचा मैं शर्त मान ली और परिंदे गिन के बताए जो गलत निकले। इस तरह मैंने सब कुछ वहाँ गंवा दिया। मैंने 5 बार सांप से कटवाया, जोंक से खून चुसवाया, मगर परिंदों का सही तादाद न पाया। आखिरी 5वीं बार उस अकाब ने जो तीसरा दुकानदार था मुझ पर रहम खाकर मकान मुझे दे दिया। मैं सब कुछ लेकर दरिया के किनारे पहुंचा तो वहां से सब कुछ गायब हो चुका था। सिर्फ वहां बस्ती की तरफ जाते हुए कदमों के निशान जरूर मिले। मैं समझ गया कि मैं किसी जादू नगरी में फंस गया हूँ और वहां से उड़कर तुम्हारे पास चला आया। मेरे बाजू में दर्द हो रहा था और मैं कमजोरी भी महसूस कर रहा था। सांप के कांटे और जोंक के खून चूसने का मुझ पर असर हो रहा था। अगली सुबह मेरे मन का तोता फिर उड़ने के लिए तैयार था। वो हर रोज घर से निकल जाता था और शाम को थका मांदा घर वापस आता था अपने मन के तोते की नई दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए। मैं हर शाम तैयार रहता हूँ। तो इस तरह से ये अफसाना यहाँ मुकम्मल होता है। अब इस अफसाने के जो तलखीस मैंने पेश की तो यहाँ कई सवाल आपको ये है उठते हैं। यहाँ अफसाने निगार ने जो बात पेश की है वो इंसान की खूबी की है, इंसान की खसूसियत की बात की है। मन का तोता से यहाँ मुराद इंसान के दिल में उठने वाली तमन्नाएं, ख्वाहिशात है जो इंसान को हमेशा उकसाती रहती है और इंसान उन ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, उन आरज़ू को पूरा करने के लिए वो दुनिया में इधर उधर भटकता रहता है। इसी को यहाँ अफसाना निगार ने मन का तोता करार दिया है। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि इस अफसाने को दोबारा दोबारा पढ़ें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। साथ ही साथ आप जो इसके अफसाने निगार रतन सिंह के बारे में भी मज़ीद मालूमात हासिल करें।